और खबर यह है कि इराक में सड़क हादसे के बाद आग लग गई है। फ्यूल टैंकर के पलटने से भीषण हादसा हुआ है, जिसके बाद आग लगने की घटना हुई है। हालांकि ये तमाम घटनाएं जब मिडिल ईस्ट में होती हैं तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह जाती है। इनके पीछे की वजह तलाशनी शुरू कर दी जाती है। अब बताया जरूर जा रहा है कि इराक में सड़क हादसा हुआ, उसके बाद आग लगी है फ्यूल टैंकर पलटने से, लेकिन अभी भी ये जानकारी आगे और पुख्ता होगी कि क्या इसके पीछे कोई खास वजह रही, किसी की वजह से ये हादसा हुआ है या ये नॉर्मल एक सड़क हादसा था। इसके बारे में जानकारियां अभी जुटाई जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही भयावह है। मिडिल ईस्ट पूरे तरीके से इस वक्त जलते हुए नजर आ रहा है, कभी किसी हादसे की वजह से और कभी किसी हमले की वजह से। वहीं दूसरी खबर आपको बताती हूँ। खबर यह है कि गाजा में इजराइल के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि येलो लाइन पार करके आए हमास के सदस्य सभी लोगों के इजरायली इलाके में चोरी करके लौट जाने की खबरें हैं। आईडीएफ कमांडर ने घुसपैठियों पर गोली चलाने की इजाजत नहीं दी। जवानों को केवल जान का खतरा होने पर ही फायरिंग की इजाजत दी गई, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि येलो लाइन पार करके हमास के सदस्य आए थे, क्योंकि गाजा को एक लाइन के माध्यम से बांट दिया गया है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाएगा और दूसरी तरफ लोगों को पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच में उस लाइन को क्रॉस करके हमास के सदस्य आते हैं और इजरायली इलाके में चोरी करके वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये बताया गया कि आईडीएफ कमांडर ने गोली नहीं चलाने की इजाजत दी थी। उनका कहना था कि गोली नहीं चलेगी, अगर आपकी जान को खतरा है तो ही आप फायरिंग कर सकते हैं। वही खबर यह है कि हूती विद्रोहियों का सऊदी के जहाज पर हमला देखने को मिला है और हमले के बाद जहाज की तस्वीरें भी सामने आई है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट में निशाना बनाया गया है। हूती और सऊदी का एक अलग मोर्चा खुला हुआ है मिडिल ईस्ट में। हूती विद्रोहियों का सऊदी के जहाज पर इस दौरान हमला देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तस्वीरें हमने आपको आरामको की भी दिखाई थी, जहां हूती विद्रोहियों की तरफ से ड्रोन से, मिसाइलों से हमले किए गए थे। अब सऊदी के जहाज पर उन्होंने निशाना साधा है और हमले के बाद जहाज की तस्वीरें भी जारी कर दी है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट में उन्हें निशाना बनाया गया है। हॉर्मुज हो या बाब अल मंडेब हो, दोनों इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजराइल लगातार हमले करते जा रहा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की गोलीबारी एक बार फिर से देखने को मिली है। नबाती के अली अल ताहिर रिज के पास बमबारी की गई है। अब इसके बारे में अगर इजराइल से पूछा जाए कि सीज फायर के बावजूद क्यों हमले किए जा रहे हैं, तो इजराइल का साफ तौर पर यह कहना है कि दक्षिणी लेबनान में हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है और किसकी तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, इसलिए हम दक्षिणी लेबनान पर हमले करते हैं। अब इजरायली सेना ने गोलीबारी यहां पर की है। नबाती के अली अल ताहिर रिज के पास बमबारी की खबरें भी सामने आई हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर अभी भी जस का तस बना हुआ है और इन सब के बीच में ना ईरान पीछे हट रहा है, ना अमेरिका और ना ही इजराइल, जिसकी वजह से ये तबाही दिन प्रतिदिन सिर्फ से बढ़ती है। वहीं सेना को नया रूप देने की तैयारी में है इजराइल। इजरायली सेना ने होशेन योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत रोबोट, एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जवानों की जगह रोबोट उतार सकता है इजराइल, ये जानकारी मिल रही है। वो ये नहीं चाहते हैं कि एक लंबे वक्त से जब हम युद्ध में हैं तो आईडीएफ के ज्यादा से ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचे, इसीलिए उन्होंने होशेन योजना के तहत रोबोट, एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम का इस्तेमाल करने की ठान ली है। यानी कि इंसानों की जगह वो रोबोट्स को उतारेगा मैदान में लड़ने के लिए, ताकि इजरायली डिफेंस फोर्स को कम से कम नुकसान हो सके। रूस यूक्रेन जंग ने अब भविष्य की जंग को भी नया रूप दे दिया है। यूक्रेन ने जंग के दौरान जवानों की कमी को पूरा करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू किया। अब जानकारी यह है कि रूस भी जंग में अपने रोबोट्स को उतारने का प्लान बनाने लगा है और अब ये प्लान कुछ और देश भी अपनाने जा रहे हैं, जिसमें इजराइल भी है। इजराइल ने अपनी सेना का कायाकल्प करने की योजना तैयार कर ली है, इसी होशेन योजना के तहत। यूं तो अब तक ये सीन सिर्फ फिल्मों में होते थे, लेकिन अब भविष्य में होने वाले युद्धों में ये सच भी हो सकते हैं। ईरान ने ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को अपनी ताकत बनाया। रूस ने उसी ताकत का यूक्रेन पर इस्तेमाल किया। रूस के हमलों से परेशान यूक्रेन ने अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को विकसित किया। लंबी दूरी के ड्रोन विकसित किए जो रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमला करने का दम रखते हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन और सब सी बेबी ड्रोन जैसे अनमैन्ड टैक्टिकल व्हीकल भी विकसित किए।
जो सुसाइड बॉम्बर्स की तर्ज पर समंदर में मौजूद जहाज पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले सैनिकों की भारी कमी है, लिहाजा उसने रूसी जवानों के मुकाबले में रोबोट्स उतार दिए। रिपोर्ट्स कहती है कि यूक्रेन के रोबोट्स न केवल जवानों की तरह हथियार चला सकते हैं, बल्कि जवानों तक रसद और राशन भी पहुंचा सकते हैं। युद्ध में रोबोट्स की अहमियत को देखते हुए अब इजराइल भी इस ओर कदम बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने बाकायदा होशेन योजना तैयार की है, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य रूपांतरण हो सकता है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में अभियान शुरू किया, जिसके बाद लेबनान और ईरान के साथ कई मोर्चों पर इजरायली सेना उलझी, जिसने इजराइल की सुरक्षा रणनीति की बुनियादी कमियों को उजागर कर दिया। दशकों से तकनीकी रूप से खुद को बेहतरीन मानने वाली इजरायली सेना को इस लंबी जंग ने रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से थका दिया। इससे सीख लेते हुए इजरायली रक्षा मंत्रालय ने देश के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सुधारों की रूपरेखा तैयार की, जिसे होशेन योजना नाम दिया गया। ये योजना वर्ष 2026 से 2030 तक इजराइल की सैन्य प्राथमिकताओं, हथियारों की खरीद और सिद्धांतों को पूरी तरह से दोबारा प्लान करेगी। इससे पहले इजरायली सेना तनूफा योजना पर काम कर रही थी, जो सटीक हमलों और नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर आधारित थी। लेकिन गाजा के युद्ध ने साबित किया कि केवल सटीक हमले ही काफी नहीं है, सेना के पास लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। माना जा रहा है कि तनूफा योजना की कमियों को पूरा करने के लिए होशेन योजना बनाई गई के 3 मुख्य स्तंभ हैं। युद्ध के लिए तैयारी। इजराइल अब शांति काल को काफी पीछे छोड़ चुका है। इसका मकसद सेना की खुफिया शाखाओं, कमांड सेंटर्स और सीमावर्ती टुकड़ियों को हर समय अलर्ट मोड पर रखना है, ताकि भविष्य में 7 अक्टूबर जैसी खुफिया विफलता या देरी दोबारा न हो। क्षमता की बहाली। लगातार 2 वर्षों से अधिक समय तक चले युद्ध के कारण आईडीएफ के हथियारों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सैनिकों में शारीरिक और मानसिक थकान भी दिखी। इस प्लान के तहत क्षतिग्रस्त हथियारों की मरम्मत, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स के स्टॉक को फिर से भरना और रिजर्व सैनिकों की ट्रेनिंग को नए सिरे से मजबूत करना शामिल है। भविष्य के लिए सेना की तैयारी। इसके तहत सेना को पारंपरिक युद्ध शैली से निकलकर 21वीं सदी के इनविजिबल और ऑटोनॉमस वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पुरानी तकनीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर रोबोटिक्स, एआई और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों को शामिल किया जा रहा है। इजराइल ने अगले 10 साल में रक्षा बजट के लिए 350 अरब शेकेल यानी लगभग 111 अरब अमेरिकी डॉलर प्रावधान मिलाए। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा घरेलू रक्षा उद्योग को दोबारा खड़ा करने और बेहतर वेपन सिस्टम्स को खरीदने में खर्च किया जाएगा। होशेन योजना के तहत एआई को केवल एक सहायक टूल नहीं, बल्कि मुख्य कमांडर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। एल्गोरिदम का उपयोग करके दुश्मन के ठिकानों की पहचान सेकेंड्स में की जाएगी, जिससे कमांडर्स को निर्णय लेने में लगने वाला समय न्यूनतम हो जाएगा। गाजा की सुरंगों में युद्ध के दौरान इजराइल को भारी सैन्य क्षति उठानी पड़ी थी। इससे बचने के लिए अब अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की जगह रोबोटिक प्रणालियां तैनात की जा रही हैं। ह्यूमन मशीन टीमिंग के तहत मानव सैनिक पीछे रहकर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी यूजीवी को नियंत्रित करेंगे, जो बारूदी सुरंगों को साफ करने और टनल ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम होंगे। होशेन योजना के तहत ब्लू व्हाइट नीति पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण गोला बारूद, तोपखाने के गोले और एयर डिफेंस मिसाइलों का उत्पादन पूरी तरह से इजराइल के भीतर किया जाएगा, ताकि बाहरी निर्भरता खत्म हो सके। साफ है कि भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदलने जा रही है। संभव है कि अगले दशक तक जंग के मैदान में जवान नहीं, बल्कि केवल रोबोट्स ही उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका के सैन्य अभियानों से जुड़ी हुई जानकारी आपको देती हूं, जहां पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है। यूएस कांग्रेस को एक नई रिपोर्ट सौंपी गई है। 2025 में अभियानों के दौरान मारे गए 153 लोग, ये पेंटागन की तरफ से बताया गया। ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हमले किए गए थे, पेंटागन का कहना है, और 2025 में जो अभियान चलाया गया था उसमें 153 लोग मारे गए थे। यूएस कांग्रेस को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, यानी ये सब कुछ ऑफिशियल है, क्योंकि उनकी संसद को ये बताया गया है कि जून 2025 में जो अभियान छेड़ा गया था उस दौरान 153 लोग मारे गए थे। वहीं हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है, और ये तो होना ही था। जिस तरीके से वहां पर तेल गैस इंडस्ट्री में आग लगी हुई है, उसके बाद
पर्यावरण को नुकसान पहुंचना ही था और ये कई सारे दावे बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले भी कर चुके हैं। मैगजीन में ये खबरें आ चुकी हैं। हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है, केशम द्वीप के पास तेल रिसाव की जानकारी है और द्वीप के तटीय क्षेत्र में प्रदूषण की खबरें हैं। और यहां तक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल तक प्रदूषण का ये स्तर सेम रहने वाला है, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये इस तरीके से फैल चुका है। वहीं आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर्स का जवानों को संदेश है। आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकदी का संदेश है, मुश्किल ऑपरेशन के लिए जवान तैयार रहें। आईआरजीसी कमांडर ने ये कहा है, उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी कि अमेरिका से इजराइल से निपटने के लिए आईआरजीसी अभी भी तैयारियां कर रहा है, ना कि वो पीछे अपने कदम खींच रहा है। और आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकदी ने साफ कह दिया है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। यानी ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका सिर्फ बैठ करके सोचता रहे कि हम हमला करेंगे, लेकिन ये मुहिम सीधे सीधे ईरान की तरफ से छेड़ दी जाए। अब आईआरजीसी कमांडर ने अगर ये कहा है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है, तो सबसे बड़ी वजह इजराइल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो हमास के साथ उलझा हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ उलझा हुआ है, हूती के साथ उलझा हुआ है और ये सब ईरान के बहुत नजदीकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का भरपूर प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए तर्क दिया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा था। अमेरिका ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। और अब ईरान ने साफ कर दिया है कि हमले के दौरान उसकी यूरेनियम साइट्स को केवल हल्का फुल्का नुकसान हुआ। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल का प्राथमिक टारगेट अभी भी अधूरा है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।